Hello, welcome back to Mukau channel. I'm Shamsher. I'm here going to help you regarding SSC and other major competitive exams. We are going to cover each and every topic on SSC exams first. Then we will move forward on banking exams. For our current topic is on para jumbles. Para jumble sentences basically सेंटेंसेज डिसऑर्डरली मैनर में दिए होते हैं, हमें इन्हें अरेंज कर कर लिखना होता है, इनका सही क्रम बताना होता है कि सही क्रम क्या है। तो जो ये पार्ट है काफ़ी वेट रखता है, काफ़ी इसकी मार्किंग है, तो हमें ये काफ़ी इजी भी है अगर हम थॉट प्रोसेस को सही से फॉलो करते हैं। अगर हम सारे टेक्निक्स को सही से फॉलो करते हैं तो हम इजीली राइट जो सेट ऑफ आंसर्स है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो जो आज का सेंटेंस है हमारा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं, मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं मीनिंग देखने के लिए। हम पहले सेंटेंसेस देख रहे हैं। बट द क्वेश्चन दैट perturbs Ruskin mind is what social pressure can be exercised against a dishonest person। जो क्वेश्चन है, बट द क्वेश्चन दैट perturbs Ruskin's mind, जो बेचैन कर रहा है रस्किन के माइंड को, वो ये पर्सन है कि व्हाट सोशल प्रेशर, कौन सा सामाजिक दबाव हो, कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट अ डिसऑनेस्ट पर्सन, जो कि एक्सरसाइज किया जा सके, जिसे कि अपनाया जा सके बेईमान आदमी के प्रति। बेईमान आदमी को रोकने के लिए क्या सोशल प्रेशर होना चाहिए, ये उसके क्वेश्चन काफ़ी परेशान कर रहा है, पर्टर्ब कर रहा है। The merchant, for instance, must apply perfect and pure things to the people। The merchant, जो merchant है, for instance, जो एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा रहा है सेंटेंस ये, must apply perfect and pure things to the people। तो सप्लाई करनी चाहिए, उसे देनी चाहिए परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू द पीपल। तो परफेक्ट और प्योर थिंग्स देनी चाहिए लोगों को। रस्किन बिलीव्स दैट इन एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस, नेमली द सोल्जर, द पास्टर, द फिजिशियन, द लॉयर एंड द मर्चेंट। तो रस्किन बिलीव करता है, रस्किन ये मानता है दैट इन एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी, कि हर एक सभ्य समाज में देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस, 5 बुद्धिमता वाले प्रोफेशंस हैं, 5 अलग अलग प्रोफेशंस हैं। नेमली द सोल्जर्स, कुछ लोग सैनिक होते हैं, पास्टर जो कि चारागाह किसान से रिलेटेड होते हैं, द फिजिशियन बेसिकली डॉक्टर हो गया, द लॉयर वकील हो गया, एंड द मर्चेंट और व्यापारी। तो 5 भागों में समाज को बांटा है रस्किन ने। पर्सन बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशंस, जो पर्सन बिलोंग करते हैं, संबंधित रखते हैं इन प्रोफेशन से, आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑनेस्टली। वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। तो ये एक पूरे का पूरा एक हमने थॉट प्रोसेस देख लिया है। अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो हमें थीम सेंटेंस देखना होता है कि थीम सेंटेंस कौन सा होगा। इन चारों में से एक सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट मैटर है पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन है, पैराग्राफ का सब्जेक्ट है, वो हमें देखना होता है सबसे पहले। तो वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका कहीं भी पहले लिंकेज नहीं है, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहा जाता है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस ही थीम सेंटेंस हो सकता है। अगर इसका रेफरेंस देखने के लिए हमें पीछे मुड़ना पड़े तो वो थीम सेंटेंस नहीं हो सकता। तो थीम सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल पूरी तरह से आत्मनिर्भर सेंटेंस है। तो हमें देखना है कि कौन सा। बट द क्वेश्चन दैट perturbs Ruskin's mind is what social pressure can be exercised। तो जो बट है कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, तो ये थीम सेंटेंस नहीं होता। ये कोऑर्डिनेटर्स हैं, एंड और बट, ये कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं ये कभी भी पहला सेंटेंस नहीं होते, लिंकेज करते हैं किसी ना किसी आइडियाज को, और बट कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। तो पहले वाले आइडिया से कॉन्ट्रास्ट है ये, तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। द मर्चेंट फॉर इंस्टांस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू द पीपल। फॉर इंस्टांस, किस चीज का इंस्टांस है, किस चीज का एग्जाम्पल है, ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। मर्चेंट जो है उसे सप्लाई करनी चाहिए, तो ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। फॉर इंस्टांस इस चीज को बता रहा है कि ये सेंटेंस हमारा पहला सेंटेंस थीम सेंटेंस नहीं बन सकता। रस्किन बिलीव्स दैट इन एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस। तो
ये जो नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज जो है वो जो मेरी प्रेजेंटेशनल देयर में आई है। प्रेजेंटेशनल देयर बेसिकली वो पार्ट है सेंटेंस या पैराग्राफ या ऐसे का जो कि थीम है, जो कि ओपनिंग का काम करता है। पहला सेंटेंस होता है ज़्यादातर यूजुअली जो देर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं वो यूजुअली, तो ये एक अच्छा सेंटेंस है, ये बता रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है नई चीज़ को, इंट्रोडक्शन के ही काम में आते हैं इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं, प्रेजेंटेशन के काम आते हैं। नेमली उनके नाम दिए जा रहे हैं, द सोल्जर्स, द पास्टर, द फिजिशियन, द लॉयर, द मर्चेंट। तो व्यापारी हो गया, वकील हो गया, तो ये बहुत अच्छा पहला सेंटेंस मेरा हो सकता है। इसमें ऐसा कोई नाउन फ्रेज नहीं है, कोई भी वर्ब ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसा लिंकिंग डिवाइस नहीं है, कंजंक्शन नहीं है जो कि पीछे कहीं मुड़कर देखना पड़ता हो। तो ये मेरा बेहतरीन ओपनिंग सेंटेंस है। फिर भी हम नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। पर्सन बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशन आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑनेस्टली। तो इन प्रोफेशन से दीज प्रोफेशन, कौन से प्रोफेशन हैं, ये इसका लिंक कहीं पीछे है, कहीं पीछे दिया गया है, तो हमें ये भी जो ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। तो मेरा सी जो ओपनिंग सेंटेंस है, सी थीम है। तो अगर मैं एक बार सी थीम सेट कर लेता हूं तो मेरी दो चॉइसेस एलिमिनेट हो गई हैं, ए और बी, और डी भी एलिमिनेट हो गए, सॉरी। तो सिर्फ ए की चॉइस बचती है। अब हमें देखना है कि आगे वाले जो सेंटेंसेज हैं उनका लिंकेज क्या है। तो इस लिंकेज को देखने के लिए हमें ये देखना होता है कि इसके बाद का जो दूसरा सेंटेंस है वो कौन सा ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है इस सेंटेंस से। तो बट द क्वेश्चन दैट पार्ट ऑफ रस्किन, व्हाट सोशल प्रेशर कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट ए डिसऑनेस्ट पर्सन, कौन सा सोशल प्रेशर एक्सरसाइज किया जा सके अगेंस्ट ए डिसऑनेस्ट पर्सन। अभी तक इस पैराग्राफ में वो कहीं भी ऑनेस्टी की बात नहीं हुई है। तो डिसऑनेस्ट पर्सन जो है उसका कॉन्ट्रास्ट है, उसके कॉन्ट्रास्ट में बताया जा रहा है कि किस तरह से डिसऑनेस्ट पर्सन को हम सोशल प्रेशर के द्वारा जो रोकें ताकि वो बेईमानी ना करे। कौन सा सोशल प्रेशर, तो ये मेरा नेक्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अभी तक कोई भी ऑनेस्टी की बात नहीं हुई है, सिर्फ 5 प्रोफेशन की बात हुई है। 5 प्रोफेशन से ये सेंटेंस लिंक नहीं हो रहा। बट वाला, द मर्चेंट फॉर इंस्टांस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू द पीपल। तो मर्चेंट सप्लाई करनी चाहिए, मर्चेंट को सप्लाई करनी चाहिए परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू द पीपल। फॉर इंस्टांस किस चीज का एग्जांपल है, तो ये भी हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स सप्लाई करनी चाहिए लोगों को, मर्चेंट को। फॉर इंस्टांस किस चीज का एग्जांपल है, तो यहाँ पर किस चीज का एग्जांपल के तौर पर प्योर और परफेक्ट थिंग्स को सप्लाई करने की बात कह रहा है। तो हम डी सेंटेंस में जाते हैं। पर्सन बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशन आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। तो हमें ये जो सेंटेंस मिलता है ये क्लियर है कि दीज प्रोफेशन, ये 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन जो ऊपर आए हैं इसी का लिंक है दीज प्रोफेशन में। तो पर्सन बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशन, तो ये पर्सन जो है वो पर्सन है जो 5 व्यवसायों से जुड़े हुए लोग हैं। आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी ड्यूटी को निभाएं, अपने दायित्व को निभाएं ईमानदारी के साथ। तो ये सेंटेंस मेरा बहुत ज़्यादा लिंक हो रहा है सी के साथ में। पर्सन बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशन, ये पूरे का पूरा जो नाउन फ्रेज मेरा सब्जेक्ट है वो 5 इंटेलेक्चुअल पर्सन से निकल के आ रहा है, 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन से निकल के आ रहा है। तो ये मेरा सी के बाद में डी जाएगा। तो सी के बाद में अगर एक बार डी हो गया तो हमें देखना है कौन सा सेंटेंस अगला सेंटेंस हो सकता है। अब ऑनेस्टी की बात हो रही है। ऑनेस्टी के कॉन्ट्रास्ट में सेंटेंस है डिसऑनेस्ट पर्सन, परंतु इससे पहले हमें देखना है कि ये जो ऑनेस्टी का टॉपिक है कहीं इसका और कोई जुड़ा हुआ सेंटेंस तो नहीं है। तो हम बी पर जाते हैं। द मर्चेंट फॉर इंस्टांस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू द पीपल। तो इसी का एग्जाम्पल है कि मर्चेंट एक पेशा लिया जा रहा है कि उसको सप्लाई करनी चाहिए सही गुणवत्ता वाली वस्तुएं और बिल्कुल सही वस्तुएं, सटीक वस्तुएं लोगों को देनी चाहिए, लोगों को बेचनी चाहिए। तो ये इसी का एग्जाम्पल है ऑनेस्टली परफॉर्मिंग द प्रोफेशन। तो ये जो एग्जाम्पल है मेरा डी के बाद में बी हो गया। इसके बाद में
जो लास्ट एग्जाम्पल मेरा बचता है बट, तो अब ऑनेस्टी की बात हो गई। अब वो कह रहा है कि अगर आदमी डिसऑनेस्ट है, अगर आदमी बेईमानी करता है, तो फिर कौन सा सोशल सिस्टम, सोशल प्रेशर हो जो कि उस पर इम्प्लीमेंट किया जा सके उसकी बेईमानी को रोकने के लिए। तो ये इसके कॉन्ट्रास्ट में है जो कि बट से शुरू हो रहा है। तो इस बी के कॉन्ट्रास्ट में सी ए स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है बट द क्वेश्चन दैट परटर्ब्स, जो व्यथित कर रहा है क्वेश्चन रस्किंज माइंड को, इज व्हाट सोशल प्रेशर कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट डिसऑनेस्ट पर्सन। उस बेईमान आदमी के प्रति कौन सा जो सिस्टम है एक्सरसाइज किया जाए। तो ए है, तो मेरी सही चॉइस है सी डी बी और ए। सी डी बी ए बिल्कुल सही चॉइस है। तो हम इस तरह देख सकते हैं। तो लिंकेज आइडिया की लिंकिंग को देखने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो थीम बनी 5 प्रोफेशन, फिर उनको ऑनेस्टली जो परफॉर्म करने की बात हुई डी और बी में, फिर इसी का कॉन्ट्रास्ट दिया गया ए में कि किस तरह से डिसऑनेस्ट पर्सन को रोका जा सके। तो इसके अगेंस्ट आइडिया था, इस थीम के हटकर आइडिया था, विपरीत आइडिया था, विरोधाभासी आइडिया था जो लास्ट में चला गया। तो जो लिंकिंग आइडियाज हैं वो साथ रहते हैं, डी के साथ में बी आया मेरा, और जो इसका कॉन्ट्रास्ट था ए वो लास्ट में चला गया। इसी तरह से हमें अरेंज करना होता है उन सेंटेंसेज को। तो आज का जो दूसरा सेंटेंस है पैराजंबल्स का, वो सेंटेंस हम लेने जा रहे हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम में रेज हुए हैं, और हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम में आए हैं। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें पैराजंबल सेंटेंस को करने से पहले सबसे पहले हमें इसकी थीम को समझना होता है, मीनिंग को समझना होता है। मीनिंग कह क्या रहा है, जनरल ओवरऑल आइडिया को पहले ग्रैस्प करना होता है। तो हम ओवरऑल आइडिया को देखने के लिए सबसे पहले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, मीनिंग देखते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है, according to Homer, Achilles was brought up by his mother at Phthia with his inseparable companion Patroclus. तो according to Homer, Homer के अनुसार Achilles was brought up by his mother at Phthia. तो उसकी मदर के द्वारा उसको पाला गया था पेथिया में, with his inseparable, अलग ना हो सकने वाला जो साथी था, कंपेनियन था उसका, वो था पैट्रोक्लस के साथ उसको पालन पोषण हुआ था, उसकी मदर ने पेथिया में उसको पाला था। दूसरा सेंटेंस, Achilles was the bravest, handsomest and the greatest warrior of the army of Agamemnon in the Trojan War. Achilles was the bravest, सबसे बहादुर था, handsomest, बहुत ज़्यादा सुंदर था, खूबसूरत था, and greatest warriors of the army of Agamemnon in the Trojan War. Agamemnon जो था उसकी आर्मी का सबसे बहादुर योद्धा था, सबसे महान योद्धा था। ट्रोजन वॉर में उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। Later known Homeric tales suggest that Patroclus was Achilles' kinsman or lover. तो लेटर नॉन जो बाद में जो आई हुई होमरिक टेल्स हैं वो सजेस्ट करती हैं पैट्रोक्लस वॉज जो अखिलेस किंग्समैन और लवर था। जो पैट्रोक्लस था वो अखिलेस का रिश्तेदार था या लवर था। अखिलेस इन ग्रीक मिथोलॉजी इज द सन ऑफ द मॉर्टल Peleus king of the Myrmidon and the Nereid Thetis. अखिलेस जो था ग्रीक मिथोलॉजी में वो सन था मॉर्टल पेलियस का, किंग ऑफ मामीडोंज का जो राजा था उसका बेटा था। मॉर्टल था वो विनाशी था, वो मर सकता था। जो ग्रीक मिथोलॉजी में जो राजा था मामीडोंज का, एंड नियरियड थेटिस का, और ये वो उसका बेटा था अखिलेस। तो हमें जो सबसे पहले जो हमें देखना होता है कि वो पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है। तो हम जब लाइफ एक जर्नी देखते हैं किसी आदमी की, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले घटती हैं लाइफ में, कुछ बाद में घटती हैं। इसी तरह से कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, बाद वाले स्टेटमेंट्स स्पेसिफिक सेंटेंसेज होते हैं। तो इस तरह की जो आइडियाज का रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रॉम जनरल टू द स्पेसिफिक, जो उसको कहते हैं कि जनरल से स्पेसिफिक की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं अकॉर्डिंग टू
होमर के अनुसार, होमर की बात की जा रही है। होमर क्या कह रहा है अखिलेश के बारे में कि वो किसके द्वारा पाला पोसा गया था। तो ये बाद की बात है, पहले जो स्टेटमेंट है स्पेसिफिक है। होमर क्या कह रहा है, ये स्पेसिफिक सेंटेंस है। अखिलेश वॉज द ब्रेवेस्ट, हैंडसमेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द आर्मी ऑफ एगमेमनॉन इन द ट्रोजन वॉर। तो ट्रोजन वॉर के दौरान उस सेना का ये सबसे बड़ा सिपाही था। तो ये दूसरा सेंटेंस है। तो अगर ये सेंटेंस सारा का सारा वॉर के बारे में है तो ये थीम सेंटेंस हो सकता है, पर हमें देखना होता है कि किस तरह से। फिर तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम, थीम को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। लेटर नॉन होमरिक टेल्स, तो होमरिक टेल्स बाद वाली जो जानी जाती हैं, होमरिक टेल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये वो बता रही है कि जो पेट्रोक्लस था, अखिलेश किंजमैन और लवर था, अखिलेश का जो रिश्तेदार था या लवर था। ये बाद वाली, तो होमर के बाद वाला सेंटेंस होगा ये। Achilles in Greek mythology is the son of the mortal Peleus, king of the Myrmidons and the Nereid Thetis। Nereid Thetis, Myrmidons और Nereid Thetis का वो बेटा था। तो अगर हम इन दो सेंटेंसेज, ये दोनों सेंटेंस स्पेसिफिक सेंटेंसेज हैं, लेटर नॉन और अकॉर्डिंग टू होमर, ये दोनों, और डी और बी ये दोनों जनरल सेंटेंसेज हैं। तो अगर मैं जनरल सेंटेंसेज, अगर लाइफ शुरू होती है तो जन्म से होती है, तो लाइफ स्टोरी को डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आदमी का रेफरेंस देखते हैं कि वो कौन था। हु इज ही, वो कौन था। तो ये बता रहा है कि उसका बेटा था। तो अखिलेश के बारे में सबसे पहले ये बताया जा रहा है। तो ये मेरा पहला सेंटेंस हो सकता है, थीम सेंटेंस हो सकता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है। क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस की पहचान यही है कि कहीं भी पीछे रेफरेंस ना देखना पड़े। तो इस सेंटेंस में हमें कहीं भी पीछे रेफरेंस नहीं देखना होता है। ग्रीक मिथोलॉजी, ग्रीक की जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें सन ऑफ मॉर्टल, किंग और मेरियड और नियरेड ये पहली बार आ रहे हैं। मैरमिडॉन और एंड द जो फेलिस किंग है, जो मैरमिडॉन जो नेरियड थेटिस का जो किंग है उसका बेटा बताया जा रहा है। तो ये मेरा पहला सेंटेंस हो गया। अगर मैंने डी को पहला सेंटेंस बना दिया तो मेरी चॉइस ए एलिमिनेट हो गई है और मेरी चॉइस डी भी एलिमिनेट हो गई है। अब मुझे देखना है कि कौन सा सेंटेंस इसके साथ में कनेक्ट होता है। तो हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। तो अब जो according to Homer, Achilles was brought up by his mother at Phthia with his inseparable companion Patroclus। तो ये जो सेंटेंस है होमर कह रहा है। और later known Homeric tales suggest that Patroclus का उसको वो बता रहा है कि ये एक ऐसा साथी था जो कि उससे अलग नहीं किया जा सकता था। बाद वाली होमरिक जो टेल्स हैं वो बता रही हैं कि वो उसका लवर था या किंजमैन था। तो इसमें कंपेनियन बताया जा रहा है, इसमें जो बताया जा रहा है तो ये स्पेसिफिक हैं दोनों ये। और अखिलेश वाज द ब्रेवेस्ट, हैंडसमेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द आर्मी ऑफ एगमेमनॉन इन द ट्रोजन वॉर। एगमेमनॉन जो था ट्रोजन वॉर के दौरान, अखिलेश जो था ग्रेटेस्ट, हैंडसमेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वॉरियर था ट्रोजन वॉर के दौरान। तो ये सेंटेंस एक जनरल सेंटेंस है जो मेरा डी के बाद में जा सकता है। बता रहा है कि अखिलेश ने ट्रोजन वॉर में क्या रोल प्ले किया, अखिलेश का जो क्या था योगदान क्या था, वो सबसे ज़्यादा बहादुर था, सबसे सुंदर था, सबसे महान योद्धा था ट्रोजन वॉर के दौरान। तो डी के बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस मेरा बी गया तो मेरी चॉइस ए सी भी एलिमिनेट हो गई, चॉइस बचती है बी, डी बी। इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन सी चॉइस हो सकती है। तो आपको पता है लेटर नॉन होमरिक टेल्स और अकॉर्डिंग टू होमर अखिलेश वाज ब्रॉट अप। तो लेटर बता रहा है कि बाद वाली जो होमरिक टेल्स हैं और ये बाद वाली जो होमरिक टेल्स हैं और ये अकॉर्डिंग टू होमर ये होमर की जो पहले वाली हैं। तो ये मेरा ए पहला होगा सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू होमर अखिलेश वाज ब्रॉट अप बाय हिज मदर एट पीथिया विद हिज इंसेपरेबल कंपेनियन पेट्रोक्लस। पेट्रोक्लस को उसका इंसेपरेबल कंपेनियन बताया गया है, साथी बताया गया है। पीथिया में उसकी माँ के साथ में वो माँ ने जब उसका पालन पोषण किया तो ये हमेशा उसके साथ रहा, इंसेपरेबल था, ये कभी ना अलग हो सकने वाला था, पेट्रोक्लस था। पर बाद में जो लेटर नॉन होमरिक टेल्स हैं वो ये बताती हैं कि ये अखिलेश किंजमैन और लवर था। तो क्लियर है कि ए मेरा उसके बाद का सेंटेंस होगा और उसके बाद जो लास्ट सेंटेंस होगा लेटर नॉन जो बाद में जानी जाने वाली अखिलेश के संबंध में जो कथाएं हैं, टेल्स हैं, कथाएं हैं, वो पेट्रोक्लस को कुछ और बता रही हैं
कि वो अखिलेश का किंजमैन था या लवर था, कंपेनियन नहीं था। तो ये सी हो गया मेरा इसके विरोध में कि ये होमर क्या कह रहा है, और बाद में जो होमरिक टेल्स हैं वो क्या कह रही हैं। बाद में कुछ और टेल्स होंगी, होमरिक टेल्स होंगी जो कुछ और कह रही हैं। तो ए के बाद में सी हो गया। तो मेरा डी पहला सेंटेंस हो गया जो कि बता रहा है कि सन किसका था। बी एक जनरल स्टेटमेंट है कि ट्रोजन वॉर का महान योद्धा था। फिर दो जो स्पेसिफिक रेफरेंस लिए जा रहे हैं ए और सी, होमर से महान पोइट, ग्रेट पोइट जिन्होंने इलियाड लिखी और उसमें बताया कि ट्रोजन के वॉर के बारे में महान कथा, महान पोइम लिखी, तो उसी की बात हो रही है। तो फिर ए और सी जो स्पेसिफिक उसी होमर को एट्रीब्यूट किए गए हैं ये सेंटेंसेज। तो मेरा डी बी ए सी बिल्कुल सही सीक्वेंस है, आंसर हो गया बी। तो ये जो सेंटेंस है पैराजंबल सेंटेंस जो आज हम ले रहे हैं, ये तीसरा सेंटेंस है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसी सेंटेंस है जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें सबसे पहले इनका मीनिंग देखना होता है। मीनिंग देख के ही पता लगता है कि किस तरह से जो थीम है डेवलप होगी, किस तरह से आइडियाज़ का जनरेशन होगा। तो आइडियाज़ के जनरेशन से पहले जो हमें उसका ओवरऑल आइडियाज़ लेना है वो हमें मीनिंग के थ्रू ही आएगा। तो हम मीनिंग्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो जल्दी से हम एक बार इनके मीनिंग्स में चले जाते हैं। Another boy tried his luck and won a comb, a fountain pen, wristwatch and table lamp, one after the other, in many chances that he played. Another boy, दूसरे लड़के ने, पहले कोई होगा उसके बाद दूसरा लड़का है, उसने अपना लक ट्राई किया, लक आजमाया और एक कॉम जीता, फाउंटेन पेन जीता और एक कलाई की घड़ी जीती और इसी तरह से टेबल लैंप जीत गया। और मैनी चांसेस जो खेला उसमें उसने बहुत सारे चीज़ें जीती हैं। एन ओल्ड मैन वन ए ब्यूटीफुल क्लॉक, द ओल्ड मैन डिडंट वांट द क्लॉक सो द शॉपकीपर टुक इट बैक एंड पेड 15 रुपीज़ टू द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने एक ब्यूटीफुल क्लॉक जीती है, घड़ी जीती है बहुत सुंदर, और वो क्लॉक नहीं चाहता था इसलिए टुक इट बैक, ओल्ड मैन से शॉपकीपर ने एक घड़ी वापस रख ली और उसे 15 रुपीज़ दे दिए ओल्ड मैन को। तो तीसरा सेंटेंस, भैया encouraged him but Rashid was not lucky when he tried his luck. He won only cheap items like pencils and ink bottle and soon lost all his money. तो भैया ने उसे encouraged किया कि वो खेले, उसे उसका जोश बढ़ाया, परंतु वो लक्की नहीं रहा। उसने जब लक ट्राई किया तो चीप आइटम, सस्ती आइटम ही जीत पाया, जैसे पेंसिल, इंक बॉटल एंड सून लॉस्ट ऑल हिज मनी, और सारी जो पैसा था उसने सारा गंवा दिया। ही सोल्ड ऑल द आइटम्स टू द शॉपकीपर एंड वेंट अवे हैप्पीली। तो उसने सारी आइटम जो बेच दी शॉपकीपर को और खुशी खुशी घर चला गया हैप्पीली। रशीद ऑल्सो वांटेड टू प्ले एंड ट्राई हिज लक। रशीद आल्सो चाहता था, रशीद भी चाहता था, ऑल्सो भी चाहता था खेलना, अपना लक को आजमाना चाहता था। तो ये जो 4 सेंटेंस है हमने एक बार गो थ्रू हो गए। अब सबसे पहले थीम सेंटेंस देखना होता है, सब्जेक्ट मैटर देखना होता है। हमें देखना होता है कि कौन सा सेंटेंस जो है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा जो ओपन करेगा पैराग्राफ को। तो अनदर बॉय, अनदर लिंक कहीं और है, दूसरा पहले कोई और है। एन ओल्ड मैन वन ए ब्यूटीफुल क्लॉक, द ओल्ड मैन डिडंट। तो एन ओल्ड मैन है, इनडेफिनाइट नाउन फ्रेज है, तो इसके लिंक को देखने के लिए कहीं भी हमें पीछे नहीं मुड़ना पड़ता। तो ए ब्यूटीफुल क्लॉक, इसी तरह से ए ब्यूटीफुल क्लॉक भी इनडेफिनाइट है, इसके लिंक को भी देखने के लिए हमें कहीं पीछे नहीं जाना पड़ता। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस की यही पहचान है कि हमें उसके रेफरेंस को खोजने के लिए कहीं पीछे ना मुड़ना पड़े। तो ये पूरी तरह से बिल्कुल बेहतरीन सेंटेंस है मेरे इंट्रोडक्टरी। द ओल्ड मैन, अब द आया है क्योंकि एक बार इसी सेंटेंस में, इसी पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो द ओल्ड मैन हो गया। डिडंट वांट द क्लॉक सो द शॉपकीपर, वो क्लॉक नहीं चाहता था, इसीलिए दुकानदार ने, क्योंकि विनिंग की बात हो रही है ब्यूटीफुल क्लॉक की, तो शॉपकीपर अपने आप डेफिनेट हो जाता है। इस तरह के रेफरेंस को इनडायरेक्ट एनाफोरिक रेफरेंस कहा जाता है, जिसमें एसोसिएटिव भी रेफरेंस कहा जाता है।
जिसमें अगर एक बार किसी चीज़ को जीतने की बात हो रही है किसी जगह से, तो इसका मतलब है दुकानदार भी उससे जुड़ा हुआ है, तो अपने आप ही वो डेफिनेट आएगा। इसके रेफरेंस को खोजने के लिए भी हमें कहीं पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी सेंटेंस में रेफरेंस है शॉपकीपर का, अपने आप इनडायरेक्टली कॉल हुआ है, डायरेक्ट नहीं है, परंतु फिर भी ये कॉल हुआ है, इनडायरेक्ट एनाफोरिक रेफरेंस है, तो ये भी सही है। टुक इट बैक, इट क्लॉक के लिए आया है, एंड पेड 15 रुपीज टू द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन को। तो इसमें ऐसा कोई भी पैराग्राफ में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसके की रेफरेंस को खोजने के लिए हमें कहीं पीछे मुड़ना पड़े। तो मेरा बेहतरीन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है हिम, भैया एनकरेज्ड हिम। हिम अपने आप में बताता है कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन के रेफरेंस को खोजने के लिए हमें कहीं पीछे मुड़ना पड़ेगा। तो ये हिम किसी के लिए आया है, एंड बट रशीद वॉज नॉट लकी व्हेन ही ट्राइड हिज लक, पर हिम यहाँ पर अपने आगे पढ़ते हैं तो पता लगता है कि रशीद के लिए आया है। रशीद जो है वो लकी नहीं था जब उसने अपना लक ट्राई किया। ही वॉन ओनली चीप आइटम्स लाइक पेंसिल्स एंड इंक बॉटल एंड सून लॉस्ट ऑल हिज मनी। तो उसने अपनी सारी मनी खो दी, रशीद लकी नहीं था। तो रशीद के लिए हिम आया है, हिम पहले आया है पर नाउन पहले आ जाता है, नाउन उसका रेफरेंस के लिए बाद में आया है। तो इस तरह के रेफरेंस को कैटाफोरिक रेफरेंस कहा जाता है। कैटाफोरिक रेफरेंस फॉरवर्ड रेफरेंस होता है, जो नाउन फ्रेज है उसका एंटीसीडेंट जो एनाफोर है उसका एंटीसीडेंट कहीं और पहले नहीं है, बाद में है। तो इस तरह के रेफरेंस को हम कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। तो ये रशीद जो है वो हिम का रेफरेंस है। व्हेन ही ट्राइड, इसी तरह से ही फिर रशीद के लिए आ रहा है, हिज लक, हिज भी रशीद के लिए आ रहा है। चीप आइटम्स लाइक पेंसिल्स एंड इंक बॉटल्स एंड सून लॉस्ट हिज मनी। तो ये पूरे का पूरा सेंटेंस रशीद के बारे में, रशीद खेल रहा है, एक्चुअल में रशीद खेल रहा है, तो वो अपना लक आजमा रहा है। तो भैया के इनकरेज करने के बाद, उसका हौसला अफजाई करने के बाद वो अपना लक आजमा रहा है। He sold all the items to the shopkeeper. He sold all the items to the shopkeeper and went happily. Happily जाने का मतलब है कि ये अनदर बॉय है, उसने अपनी चीज़ें बेच दी हैं और फिर वो घर लौट गया खुशी खुशी। रशीद ऑल्सो वांटेड टू प्ले एंड ट्राई हिज लक, वो रशीद भी चाहता था, यहाँ पर रशीद चाहता था, रशीद की चाहना है, चाहता था वो भी अपना लक आजमाना और अपने भाग्य को आजमाना चाहता था, प्ले करना चाहता था, खेलना चाहता था। तो ये उसकी विशिंग है। तो रशीद चाहता था और बाद में उसने खेला गेम और बहुत कम इनाम राशि जीती और सारी मनी खराब कर दी, वेस्ट कर दी, उसने लॉस्ट कर दी। तो ये इसके बाद का सेंटेंस है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हमें पता लग गया कि बी मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। यदि हमें एक बार ये क्लियर हो गया कि बी हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, तो बी चॉइस सेलेक्ट होते ही हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में बाकी सारी चॉइसेस कट जाएंगी जिसमें बी रेफरेंस नहीं है, बी ओपनिंग सेंटेंस नहीं है। तो मेरी चॉइस बी कट गई, एलिमिनेट हो गई, मेरी 3 ही चॉइसेस बची हैं। तो ये चॉइस कटने के बाद में अब मुझे देखना है कि दूसरा सेंटेंस कौन सा हो सकता है। तो हमें पता लग रहा है इसके बाद में अनदर बॉय, उसके बाद में दूसरा एक लड़का, ट्राइड हिज लक एंड वन द कॉन एंड फाउंटेन पेन, रिस्ट वॉच एंड टेबल लैम्प वन आफ्टर द अदर इन मैनी चांसेस दैट ही प्लेड। तो वो एक के बाद दूसरा गेम जीतता जा रहा है। तो ये इसके बाद का सेंटेंस हो सकता है, भैया एनकरेज्ड हिम बट रशीद वाज नॉट लकी व्हेन ही ट्राइड हिज लक, ही वन ओनली चीप आइटम्स एंड पेंसिल्स एंड इंक बॉटल एंड सून लॉस्ट ऑल हिज मनी। भैया इससे पहले अपने को पता है कि रशीद जो है खेलना चाहता था, भैया ने उसे इनकरेज किया और वो सारी की सारी मनी हार गया। तो इससे पहले मेरा सी से पहले डी जाएगा। ही सोल्ड ऑल द आइटम्स टू द शॉपकीपर, उसने सारी आइटम्स अपनी शॉपकीपर को बेच दिया। एंड वेंट अवे हैप्पीली, और खुशी खुशी चला गया। तो ही सोल्ड अवे, तो यहाँ पर ही का रेफरेंस है, अनदर बॉय से आ रहा है और खुशी खुशी जा रहा है क्योंकि उसने काफ़ी इनाम जीते हैं, सारी आइटम बेच के पैसा लेकर खुशी खुशी जा रहा है। तो अनदर बॉय जो है उसका रेफरेंस जो है मेरा ही के अंदर है और ये मेरा डी उसके बाद आएगा। तो बी के बाद में जो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस आएगा ए आएगा। ये क्लियर है कि उसने पहले अपना लक आजमाया है, कुछ चीज़ें जीती हैं और फिर वो बेच के जा रहा है उनको। बी के बाद में अगर मेरा ए सेंटेंस आता है तो मेरी चॉइस ये भी एलिमिनेट हो गई, सी बी और डी भी एलिमिनेट हो गई। तो बी ए
अब हमें देखना है कि कौन सी चॉइस पहले आनी चाहिए। सिर्फ ए ही चॉइस मेरी सही बची है, BADC आंसर आएगा, परंतु फिर भी हमें पूरा पैराग्राफ को देखना होता है कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर रशीद पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। रशीद ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले एंड ट्राई हिज लक। रशीद भी खेलना चाहता था और ट्राई करना चाहता था, अपना लक, अपना भाग्य को आजमाना चाहता था। तो रशीद यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है और फिर वो बाद में खेल रहा है। भैया एनकरेज्ड हिम बट रशीद वाज नॉट लकी व्हेन ही ट्राइड हिज लक। ही वन ओनली चीप आइटम्स लाइक पेंसिल्स एंड इंक बॉटल्स एंड सून लॉस्ट ऑल हिज मनी। इसके बाद का सेंटेंस आएगा BA के बाद में मेरा D जाएगा। D एक बार मोटिवेट हो गया, फिर वो खेलेगा और फिर हारेगा, C जाएगा। BADC जो मेरी सही चॉइस है तो वो चॉइस A है। तो हमारा A ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसमें जो कुछ क्लूज हैं वो ये हैं, प्रोनाउन क्लू हैं। प्रोनोमिनल्स रेफरेंस हमेशा नाउन के लिए आते हैं। तो रशीद के लिए ही आ रहा है यहाँ पर, इसी तरह से अनदर बॉय के लिए ही आ रहा है यहाँ पर। इसी तरह से मेरे डिटर्मिनर्स हैं अनदर। अनदर पता लग रहा है कि एडिशन है, उसके एडिशन है, पहले कोई है, उसके बाद में अनदर बॉय है, तो पहले ओल्ड मैन है, फिर अनदर बॉय है। तो फिर अपने ये पता लग रहा है कि जो सेंटेंस है, पहले वाला आदमी अपना सामान बेच के गया, दूसरे वाला आदमी अपना सामान बेच के जा रहा है, फिर तीसरा ट्राई कर रहा है और वो अनलकी प्रूव हुआ। तो तीसरे आदमी से रिलेटेड जो सेंटेंसेज हैं मेरे लास्ट वाले सेंटेंसेज हैं। तो इसमें जो मैंने पहले और दूसरे सेंटेंसेज पिक किए हैं वो सेंटेंसेज और तीसरा सेंटेंसेज, तीनों में जो प्रोनाउन हैं, जो नाउन फ्रेज हैं, जो कि पर्सनल नाउन फ्रेज हैं, वो तीनों अलग अलग पर्सन हैं। तो ये बिल्कुल सही सीक्वेंस इसी हिसाब से अरेंज किया जाता है कि आइडियाज़ का डिसइंटीग्रेशन ना हो, आइडियाज़ कहीं पर ब्रेकेज ना हो। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तब हमें स्मूथली रन करते हैं इस प्रोसेस को, तो हम आंसर पहुँचते हैं BADC जो कि ये है।